जय हिंद साथियों, मैं पवन पाराशर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसे पुनः आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने लास्ट पढ़ा था, उसमें संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 पढ़ा था। अब देखो हम अनुच्छेद 31 देखते हैं। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 31 देखो साहब, इसमें था कि संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। अधिकार। तो हमने देखा कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। तो हमने देखा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार था, एक तो अनुच्छेद हमने देखा, अनुच्छेद 19 F में था या च में था। इसमें था व्यक्ति को संपत्ति अर्जित करने और बेचने का अधिकार था। इसमें था संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता थी। और अनुच्छेद 31 में जो था संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार। व्यक्ति को संपत्ति को अर्जित करने, बेचने और उसे संपत्ति संबंधी सारे अधिकार प्राप्त थे। तो सरकार ने क्या किया कि संपत्ति को, सरकार को भूमि अधिग्रहण और कुछ कार्यक्रम चलाए, भूमि अधिग्रहण कार्यक्रम चलाए और जो नीति निर्देशक तत्व थे उनको प्रभावी करने के लिए जब सरकार ने कुछ कार्य किए तो लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण किया भूमि अधिग्रहण कार्यक्रमों के तहत, तो लोग कहाँ चले गए? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार ने ये संपत्ति का अधिग्रहण किया है, वो कैसा है? अवैध है। क्या है? अवैध है। ठीक है, अवैध है। तो सरकार ने कहा भाई ऐसे कैसे कार्यक्रम चलेगा? तो सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा एक 9वीं अनुसूची जोड़ी और 9वीं अनुसूची में ये इनको डाल दिया और इनको न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। तो हम देख सकते हैं कि फिर सरकार ने अनुच्छेद 19(1)(f) व अनुच्छेद 31 के कुछ हिस्सों को, पूरे को नहीं, कुछ हिस्सों को या कुछ भाग को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 3 से हटाकर भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह से वर्तमान में कितने अधिकार है? 6। कितने अधिकार हैं? 6 हैं। अब देखो अब अनुच्छेद 31 को कुछ हिस्सों को हटाया, परंतु वर्तमान में अनुच्छेद 21 के कुछ प्रावधान लागू हैं। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में अनुच्छेद 31 के
निम्न प्रावधान लागू है। अब कौन कौन से लागू है उसको एक बार देखते हैं। देखो साहब, एक है अनुच्छेद 31(1). इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति स्वयं खेती करता है, व्यक्ति क्या करता है, स्वयं खेती करता है, और उस पर जो खेती है वो सरकार की जो अधिकतम सीमा है उससे कम खेती है, और वो स्वयं खेती करता है और कम खेती है, अगर सरकार उसकी भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। नंबर इसमें क्या आया था, देखो साहब, इसमें व्यक्ति स्वयं खेती करता है, इसे कब जोड़ा गया, तो इसमें जो प्रावधान है वो 17वें संविधान संशोधन 1964 में। कब जोड़ा गया, 1964 में। तो व्यक्ति स्वयं खेती करता है और उसके पास सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम खेती है तो सरकार उसका अधिग्रहण करती है, तो उसे उचित मुआवजा दिया जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद बात करता है, ये अनुच्छेद बात करता है कौन सा, अनुच्छेद 31(a). यानी इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 17वें संविधान संशोधन 1964 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि देखो भैया, व्यक्ति अगर कोई किसान है और वो स्वयं खेती करता है और उसके पास जो खेती है वो सरकार ने अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है, भूमि अधिग्रहण जब किए गए थे उन्मूलन कार्यक्रम में, उसमें जो न्यूनतम अधिकतम सीमा निर्धारित कर रखी है कि इससे ज्यादा जमीन नहीं होगी, उससे कम जमीन है और स्वयं खेती कर रहा है और उसकी भूमि का क्या किया जाता है, अधिग्रहण किया जाता है, तो सरकार उसे क्या देगी, उचित मुआवजा देगी। अब एक अनुच्छेद जोड़ा हमने 31(b). कौन सा जोड़ा, 31(b). 31(b) इसे कब जोड़ा, तो देखते हैं, इसे जोड़ा प्रथम संविधान संशोधन 1951। इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 में। देखो 31 समाप्त कर दिया परंतु पूरा समाप्त नहीं हुआ है, इसके जो हम प्रावधान पढ़ रहे हैं आज भी हैं, तो 51 में जोड़ा। अब इसमें क्या प्रावधान है, तो इसमें यानी कुछ प्रावधान 9वीं अनुसूची में जोड़ दिए और उन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। भूमि अधिग्रहण संबंधी भूमि संबंधी
मामलों को 9वीं अनुसूची में 9वीं अनुसूची में शामिल करके उन्हें न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया। यानी भूमि संबंधी कुछ मामले थे जिन्हें लोग न्यायपालिका में जा रहे थे और न्यायालय उसे क्या कर रहा था, अवैध घोषित कर रहा था। उनको गवर्नमेंट ने प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी और इस 9वीं अनुसूची में भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों को डाल दिया और उन मामलों में कह दिया कि जिन मामलों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है उनको लोग न्यायालय में नहीं ले जाएंगे और न्यायालय में उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती। न्यायालय में उनकी समीक्षा नहीं की जा सकती। देखो साहब, अब है अनुच्छेद 31C। 31C। अब बात करें, इसे जोड़ा था तो देखो पहली बार इसमें जो प्रावधान किया था वो 25वें संविधान संशोधन 1971। अब इसमें क्या प्रावधान किया, पहले प्रावधान किया कि इसमें प्रावधान किया कि अनुच्छेद 39B व अनुच्छेद 39C को क्रियान्वित करने के लिए अनुच्छेद 14 व 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। देखो, नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार कह रही थी कि मौलिक अधिकारों का क्या किया जा सकता है, उल्लंघन किया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी, नीति निर्देशक तत्वों को नहीं। तो सरकार ने कहा ठीक है। तो सरकार ने कहा इस संविधान संशोधन के द्वारा कि जो अनुच्छेद 39B है, 39B और C को प्रभावी करने के लिए या लागू करने के लिए अनुच्छेद जो 14 है, 19 है, इसका उल्लंघन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। क्योंकि ज़्यादा अब अगर हम बात करें, अभी आगे चर्चा करेंगे कि अनुच्छेद B-C को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है और इस संविधान संशोधन के द्वारा दी गई है। यानी अनुच्छेद 39B और C को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। ठीक, ये बात यहाँ तक हुई। फिर संसद ने 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 को भाग 3 पर भाग 4 को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14 व 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। ऐसा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया था। कौन से के द्वारा? 42वें के द्वारा प्रावधान किया गया
कि भाग 4 को लागू करने के लिए, यानी नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए किसका उल्लंघन किया जा सकता है? अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है। ऐसा कहा सरकार ने, संसद ने, संविधान संशोधन, न्यायपालिका ने इसे क्या कर दिया? इसको पूरी तरह अवैध कर दिया, रद्द कर दिया कि नहीं, नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, बाध्य योग्य नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार कैसे हैं? बाध्य योग्य हैं। परंतु वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति ये है कि अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन किया जा सकता है, परंतु सारे के सारे नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इस तरीके से ये हमारा अनुच्छेद 31 में आज भी ये प्रावधान लागू हैं। तो 31 सी में बस इतना ध्यान रख लेना वर्तमान में कि भाई इसमें ये प्रावधान है कि अनुच्छेद 39 बी और सी को लागू करने के लिए मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 39 मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 और 19 का क्या किया जा सकता है? उल्लंघन किया जा सकता है। ये प्रावधान वर्तमान में है। अब देखते हैं साहब अनुच्छेद 32, जो हमारा अगला मौलिक अधिकार है। 6 ही है, ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसके कुछ प्रावधान वर्तमान में हैं। बाकी संपत्ति का अधिकार था वो तो समाप्त कर दिया, परंतु 31 में कुछ प्रावधान हैं जो आज भी लागू है। जो अगला हमारा मौलिक अधिकार है वो है साहब, अगला जो मौलिक अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। देखो साहब अनुच्छेद कौन सा है? 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी इसका शब्दों से संवैधानिक उपचार यानी उनका रक्षण करने का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। देखो साहब संविधान उपचारों का अधिकार, इसे बी.आर. अम्बेडकर ने, संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। तो इसे कह सकते हैं संविधान निर्माता, संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यानी 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। अब आत्मा क्यों कहा है? देखो आत्मा इसलिए कहा है क्योंकि जो बाकी के हमने पहले 5 मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनका कोई महत्व नहीं है जब तक ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्योंकि जो मौलिक अधिकार पढ़े हैं उनका कोई उल्लंघन हो रहा है, राज्य कर रहा है, व्यक्ति कर रहा है, कोई सीमित कर रहा है, कोई छीन रहा है, तो व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या जारी करेंगे? 5 रिट। तो अनुच्छेद 32 के तहत कहां जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और 226 के तहत कहां जा सकता है? हाई कोर्ट जा सकता है। इस तरीके से ये अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मौलिक अधिकार न्यायालय में क्या है? प्रवर्तनीय है, बाध्य योग्य है, क्योंकि इनकी रक्षा के लिए न्यायालय क्या करता है? रिट जारी करता है। देखो तो हम लिख सकते हैं कि मौलिक अधिकारों का
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट उच्च न्यायालय जा सकता है और दोनों ही न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए 5 रिट जारी करते हैं जो इस प्रकार है। देखो साहब, अनुच्छेद 32 की बात करें, 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। और अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने पर व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। और दोनों ही न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या जारी करते हैं? 5 रिट जारी करते हैं। देखो साहब, अन्य संवैधानिक उपबंधों जैसे कानूनी अधिकारों के लिए व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। पहले उसे न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। उसे पहले अधीनस्थ न्यायालय जाना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे जब वो जा सकता है। बाकी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे कहाँ जा सकता है? पहली बार में ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकता है। और दोनों ही कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या जारी करेंगे? 5 रिट जारी करेंगे। क्या करेंगे साहब? 5 रिट जारी करेंगे। क्लियर? इस तरीके से हम देखते हैं कितनी रिट जारी करेंगे? 5, जो इस प्रकार हैं। अब कौन कौन सी रिट हैं, कैसे हैं, उनको देखते हैं। कितनी रिट जारी करेंगे? 5 रिट जारी करेंगे। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। मैंडामस। तीसरा, प्रतिषेध। प्रोहिबिशन। नंबर 4, अधिकार परीक्षा।
क्यो वारंटो, क्यो वारंटो। और नंबर 5 उत्प्रेषण। तो देखो साहब, हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितनी रिट जारी करेगा? 5 रिट जारी करेगा। कितनी रिट जारी करेगा? 5 रिट जारी करेगा। और इनको क्रम से है, ये कैसे है साहब? 1 2 3 4 5 क्रम से है। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कार्पस, परमादेश मैंडामस, प्रतिषेध प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा क्यो वारंट, उत्प्रेषण। एंट्री। देखो, इनको क्रम से याद रखना है। कैसे याद रखना है? ये पूछा गया है कि ये क्रम से कैसा है। तो पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ये क्रम से हैं। अब इनको हम पढ़ेंगे अलग तरीके से। क्या है साहब? क्रम से हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। इस प्रकार से ये कितनी रिटें? 5 रिटें हैं। एक एक को पढ़ते हैं। तो पहले लेते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इनको क्रम याद जरूर रखना। तो नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखो, इसका जो अर्थ है, इसका अर्थ है सह शरीर प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए। देखो, ये क्या है? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से, इस रिट के माध्यम से कहता है कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया है उसे सशरीर हमारे सामने क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। और चाहे वो व्यक्ति, ये रिट व्यक्ति चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, निजी और सार्वजनिक दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। निजी व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता है। खासकर ये पुलिस के खिलाफ जारी की जाती है। तो जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से बंदी बनाया गया हो, बंदी बनाया गया हो, तब यह रिट जारी की जाती है। यह रिट निजी व्यक्ति व सार्वजनिक, या हम कह सकते हैं सरकारी, दोनों के खिलाफ
जारी की जा सकती है, की जा सकती है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है, इसका जो अर्थ है प्रस्तुत किया जाए, यानी जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से, जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से क्या बना लिया गया, बंदी बना लिया गया है, तो यह रिट उस समय जारी की जाती है। और यह रिट निजी व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों के, अगर कोई निजी व्यक्ति किसी को बंदी बना लेता है, जब भी यह रिट जारी की जाएगी। और हमने देखा कि जो भवरी वाला, अमर सिंह वाला मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए भी यह रिट जारी की जाती है। तो इसमें देखते हैं अमर सिंह मामले में, अमर सिंह बबरी देवी, अमर सिंह व बबरी देवी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए भी यह रिट जारी की जाती है। यह रिट गुमशुदा व्यक्ति की तलाश के लिए भी जारी की जा सकती है। यह रिट कब जारी नहीं हो सकती, तो ध्यान देने योग्य बात है कि जब मामला, यानी किसी व्यक्ति को कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है। कब किया गया है, कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया है, तो यह रिट उस समय जारी नहीं होगी। दूसरी, अगर किसी ने न्यायालय की क्या की है, अवमानना की है, उसकी अपमान किया है, तब यह रिट जारी नहीं की जाएगी। दो कंडीशन में यह रिट जारी नहीं की जाएगी। तो ये हुई साहब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। दूसरी है हमारी परमादेश। परमादेश, इसका जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। देखो ये रिट कब जारी की जाती है, देखो सर, जब कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, ऐसी स्थिति में तब यह रिट जारी की जाती है। जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई डॉक्टर है, और डॉक्टर का जो कर्तव्य है, पद का कर्तव्य है, वो है लोगों का इलाज करना, और वो आकर के सो रहा है, पेशेंट को देख ही नहीं रहा, काउंसलिंग नहीं कर रहा, उनको दवाई नहीं दे रहा, तो यानी वो अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है। जैसे कोई टीचर है और टीचर साहब पढ़ाई नहीं रहा, आके सो रहा है, तो अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो इस रिट के माध्यम से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए उस व्यक्ति को बाध्य किया जाता है। क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। और यह रिट राष्ट्रपति और निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जाती। अरे निजी व्यक्ति भैया अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, तो उसे बाध्य नहीं किया सकता। उसे, जैसे कोई प्राइवेट टीचर है, अरे वो पढ़ा नहीं रहा, तो उसके पास अपने आप ही बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, और जो उसको पेमेंट दे रहा है वो पेमेंट नहीं देगा। निजी डॉक्टर है, वो नहीं, अगर वो नहीं देख रहा है तो नहीं देख रहा। तो निजी व्यक्ति और राष्ट्रपति के खिलाफ यह रिट जारी नहीं की जाती। तो ये रिट कब जारी की जाती है, जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी
कारी जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो इस रिट के माध्यम से उसे कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। यानी इस रिट के माध्यम से कोई सार्वजनिक पदाधिकारी है, अपने कर्तव्यों का क्या नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो उसे पालन करने के लिए बाध्य किया जाता है। और यह रिट देखो साहब, यह रिट राष्ट्रपति व निजी व्यक्ति के खिलाफ या के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। यह रिट राष्ट्रपति और निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। देखो, एक तरफ परमादेश और दूसरी तरफ है अधिकार पृच्छा। तो इसमें तो कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है। परंतु अभी जो अधिकार पृच्छा रिट है उसमें देखेंगे कि उसे कार्य करने से रोका जाता है। अधिकार परीक्षा का मतलब है उससे पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार के तहत इस पद को धारण कर रहे हो। तो अभी जो हमारी रिट आएंगी, अभी हमारी दो हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश। अब देखो साहब, अगर हम इसके साथ दूसरी रिट देखें, क्रम से तो हमने पहले लिख ली, अब इसको हम अगर इसके साथ समझते हैं, देखो साहब, ये हुई हमारी एक तरफ परमादेश और इधर हुई साहब अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा देखो, हमने देखा कि इस रिट के माध्यम से उसे कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करो, नहीं तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, नौकरी से हटा दिया जाएगा। अधिकार परीक्षा क्या है, इसका अर्थ है पूछना, जानना। इसका अर्थ क्या है, अर्थ पूछना। क्या पूछना, देखो, जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है, उसके पास उसकी योग्यता नहीं है और पद को धारण कर लेता है और उस पद के कर्तव्यों का पालन करता है, तो उससे पूछा जाता है कि आप किस तरीके से इस पद को धारण कर रहे हो। तो
जब कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से किसी पद को धारण कर लेता है तो इस रिट के माध्यम से पूछा जाता है कि किस योग्यता के आधार पर पद धारण कर रहे हो, पद धारण किया है और उसे कार्य करने से रोका जाता है। देखो एक यूपी का मामला है, वहां पर एक जनरल का व्यक्ति था, उसने ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा करके फर्जी तरीके से और आईपीएस बन गया और वो जॉब करने लगा। बाद में पता चला कि इसने गलत तरीके से इस ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाया है। तो इस रिट के माध्यम से पूछा कि आप किस योग्यता के तहत इस पद को धारण कर रहे हो। या कई लोग अपनी योग्यता या डिग्री को छिपा करके भर्ती हो जाते हो, तो ध्यान रखना इस तरह की गलतियां ना करना। आप जो हो उस तरीके से आप एग्जाम दें, उसमें भर्ती हो, गलत तरीके की सूचना छिपा करके या सूचना दे करके भर्ती ना हो, क्योंकि आपकी मेहनत बाद में बेकार जाए। आप मेहनत करें, वहाँ तक पहुँचें और फिर इस रिट के ध्यान पढ़ते हुए के माध्यम से लोग आपको न्यायालय पूछेगा कि भाई आप फर्जी तरीके से इस पद को कैसे धारण किया है, और आपको कार्य करने से और रोका जाएगा, उस पद से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे तो रोका जा रहा है। अधिकार परीक्षा में तो उससे पूछा जा रहा है किस अधिकार के तहत आप इसको धारण कर रहे हो, और यहाँ पर तो उसे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। और परमादेश में कहेगा भैया आप अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन क्यों नहीं कर रहे हो, आप इस पद पर बैठे हो, आप इसकी सैलरी ले रहे हो, पेमेंट प्राप्त कर रहे हो इतना मोटा, तो आप इन कार्यों को करो। कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, कार्य करने के लिए उसे बाध्य किया जाता है। क्या किया जाता है, बाध्य किया जाता है कि आप सो मत। और यहां पर उससे कहा जाता है कि आप इस पद पर किस अधिकार के तहत आए हो। कई लोग फर्जी आईपीएस बन जाते हो, फर्जी कलेक्टर बन के इस तरह का धंधे में करने लग जाते हो, तो इसके माध्यम से उसे पूछा जाता है कि आपके पास इसकी योग्यता है कि आप इस काम को कर रहे हो। अब जैसे कई डॉक्टर्स के काम करते हैं ज़्यादातर, जिनके पास डिग्रियां नहीं है, फर्जी डिग्रियां लेकर के और झोला छाप डॉक्टर हॉस्पिटल खोल लिए छोटे मोटे और वो इलाज कर रहे हैं। अरे भैया उनके पास डिग्री कहाँ है, उनके पास जो मेडिकल की इनके पास योग्यता है ही नहीं। अब योग्यता नहीं है तो आप ऐसा व्यवसाय, ऐसा कार्य नहीं कर सकते हो। तो स्टूडेंट हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि हमें गलत तरीके से नौकरी में नहीं लगना है, ईमानदारी के साथ जो है उसके अनुसार हमें अपने जो फॉर्म भरते हैं उस समय नोटिफिकेशन के अनुसार कोई सूचना को नहीं छिपाया जाना चाहिए। इस तरीके से अब तक हमने 3 रिट पढ़ ली, अब हमारी 2 रिट बची और दोनों ही न्यायिक रिटें हैं। उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे, अगली क्लास में। और अब तक हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश
और अधिकार परीक्षा, ये कितनी रिटें पढ़ी? 3 रिटें पढ़ी, 2 रिटें अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।